इन बच्चों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी कोर जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। चलिए, इस गद्यांश को मैं तो पढ़ चुका हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न इसका गद्यांश से दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो दोस्तों, उचित शीर्षक दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है शिक्षा कब तक जारी रहती है। तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत तक जो है ये जारी रहती है। जब तक आप मृत्यु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात आप जो है जीवन पर्यंत तक जो है आप इसको शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना जो है नदी से की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सृजनशील बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जीवंत शब्द का अर्थ होता है जीवन से भरा होना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपका काव्यांश से दी गई है। इस काव्यांश को देखिए लिखा है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। इस काव्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है और इस काव्यांश में क्या कुछ कहा गया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इसे पढ़ रहे हैं। तो मैं तो इसको पढ़ चुका हूं। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल दिया है काव्यांश से, जिसमें कहा है कि शांति कब संभव है। तो शांति जो है सुख भाग जब सम हो तब जो है ये संभव है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर है, कहता है नियोचित का क्या अर्थ है। तो नियोचित का अर्थ होता है दोस्तों न्याय के अनुसार उचित होना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तेजस्वी का युद्ध में क्या भूमिका होती है। तेजस्वी का युद्ध में भूमिका होती है कि समर जीतना या आत्मोत्सर्ग करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शांति का विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों, शांति का होता है अशांति, आप लोगों को पहले से मालूम है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशांति। ठीक है, अगला है समर शब्द का क्या अर्थ है। तो समर का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे समर का क्या होता है, युद्ध होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, निबंध का अर्थ क्या होता है, निबंध का अर्थ होता है बांधना। ठीक है, याद रखें निबंध का अर्थ होगा बांधना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माता के नाम पत्र पर लेखन ने किस भेद के अंतर्गत आता है। तो लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अनौपचारिक भेद में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो है संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है संचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो संचार का श्रव्य माध्यम होता है रेडियो। ठीक है, याद रखें, यानी कि श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनने, और सुनने का माध्यम कौन करता है। अगर कोई भी समाचार सुन आप देख रहे हैं तो वो दूरदर्शन में देख रहे हैं, ठीक है, टीवी में देख रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो वो समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं में पढ़ रहे हैं। लेकिन सुनने का जो काम होता है सिर्फ होता है रेडियो में, क्योंकि रेडियो में सिर्फ क्या होता है, बजने लगता है और वो सिर्फ आप सुनते हैं और वही सुनकर आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है फलाना जगह पे ये घटना हुआ, यहाँ पे ये हो रहा है। तो उस प्रकार से हम लोग जो है समाचार को सुनते हैं। तो ये क्या होता है, श्रव्य माध्यम जो होगा वो रेडियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की शैली को हम लोग कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। तो कितने ककार होते हैं बच्चों। तो टोटल जो है 6 ककार होते हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि आलेख डैश का एक रूप होता है। तो आलेख जो है किसका रूप होता है? आलेख जो है निबंध का एक रूप होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम है बच्चों यह है प्रिंट माध्यम। ठीक है, याद रखें प्रिंट माध्यम है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल्य तत्व होता है जिज्ञासा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपका मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन आप लोग जितना हो उसको उतना कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका खंड गौ में दिया गया है। कहता है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 21 से 23 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यह जो काव्यांश है ना आपकी बुक से ली गई है, तो इस काव्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ना। देखिए लिखा है कि अंधकार की गुहा संगरिखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसके दारुण दैन्य सुख का निरय रोदन। तो इस काव्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पाठ से उद्धत है, यानी कि जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पाठ से जो है ली गई है। तो बच्चों ये जो है कविता जो ली गई है, ये पंक्ति जो ली गई है, ये वे आंखें कविता से ली गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आगे कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? मैंने आपको कहा था कि जितने भी कविता है, जितने भी कवि हैं, जितने भी आपका कहानी है, उनके लेखक है, उन सभी को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वे ना आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये 100% श्योर है। मैं आप लोगों को मैं कहता हूं एक बार फिर से, आप इसको अच्छे से रख लीजिएगा। जितने भी कवि हैं उनके कविता, कवि के जन्म, ठीक है, उसकी रचनाकार का, उसकी जो है जो पूरा टिप्पणी जो है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कवियों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर की इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंधेरी गुफा से की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीरदास ने किसका गठन किया? तो कबीरदास ने जो है किसका गठन किया है बच्चों? तो ये हो जाएगा ब्राह्म अंडबर और रूढ़िवाद का जो है खंडन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो किसे स्वीकार किया है? तो कृष्ण को। ठीक है, याद रखें कृष्ण को स्वीकार किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो बच्चों इसका आंसर होगा लक्ष्मी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रगतिवाद से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कवि यानी कि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सपनों का मर जाना जो है सबसे खतरनाक स्थिति में से एक है कवि के अनुसार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया गया है या किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यह हो जाएगा मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया निर्देश में कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर 33 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये गद्यांश दिया गया है, आपके बुक से ली गई है, जिसमें गद्यांश में लिखा है कि भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हूं कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठती उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो यह गद्यांश को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इस गद्यांश से रिलेटेड जो है सवाल 31 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा भारत माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत माता पाठ से जो है इस गद्यांश को ली गई है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर दिया गया कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि देश के करोड़ों लोगों की जय, ये भारत माता की जय का अर्थ को व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि किनकी आंखों में चमक आ जाती थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गांव के लोगों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मियां नसीरुद्दीन कौन थे, तो मियां नसीरुद्दीन कौन थे, नानबाई थे, ठीक है, याद रखेंगे नानबाई थे, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण से सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक, ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का विदाई का जो है चर्चा की गई है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गलता लोहा के लेखक कौन है, तो गलता लोहा का लेखक जो है शेखर जोशी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्पति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक या अधिक मतलब खियाई देती है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखें, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर में भेज दी, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया है कि आत्मा का ताप यानी कि सैयद हैदर राजा किस विद्या की रचना है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है, तो बच्चों इसका आंसर होगा गानपन, ठीक है, याद रखेंगे गानपन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा शास्त्रीय संगीत से बंधे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका जो है आंसर दिया गया, यहाँ पे देखिए संगीत शास्त्रीय है तो यहाँ पे जाएगा शास्त्रीय संगीत, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो बच्चों इसका आंसर होगा पानी की समस्या की ओर जो है संकेत किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान में कुई बनाने वाले को किस नाम से पुकारते हैं, तो कुई बनाने वाले लोगों को जो है चेलवांजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 45 नंबर देखें, दिया गया है किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तातूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर तातूस के घर कार्य करने पर जो है बेबी हलदार के जीवन में जो है अनेक परिवर्तन आ गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक और सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बदलू सिंह, ठीक है, बदलू सिंह ओलंपिदिन को हिरासत में क्यों नहीं ले पाया, तो क्योंकि दोस्तों पंडित जी प्रतिष्ठित आदमी थे, ठीक है, क्योंकि बदलू सिंह पंडित थे, वो जो है पंडित जी जो है वो प्रतिष्ठित आदमी थे, इसलिए जो है उसे हिरासत में नहीं लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 47 नंबर, कहता है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म जो है लम्ही में हुआ था, याद रखें लम्ही, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी लेखक हैं रचनाकार हैं उनके जन्म तिथि को भी आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है कि 1880 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कमला क्या है, तो कमला जो है एक नाटक है, याद रखें कमला जो है वो एक नाटक है, ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्मवलंबन शब्द का अर्थ होता है, तो आत्मवलंबन शब्द का अर्थ होता है बच्चों अपना बल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक व सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वे सभी क्वेश्चन काफी बीबीआई काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन भी आप लोगों को जरूर कर लेना है। और बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।